శ్రీ కృష్ణయ్య గారికి ధన్యవాదాలు. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश के इस प्रदेश कार्य समिति में आप सबके साथ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई पीवीएन माधव जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संगठन को व्यवस्थित, नवाचार और प्रवास के साथ संगठन को संरचना को आगे बढ़ाया है, कहीं न कहीं इसका वो विशेष स्वरूप आज की इस बैठक में दिख रहा है। मैं इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देता हूं। हमारे साथ आज के इस कार्य समिति बैठक में हमारे साथ उपस्थित राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम में आदरणीय बहन डी पुंदेश्वरी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं उनको बधाई भी देता हूं और आप सबके माध्यम से उनका अभिनंदन भी करता हूं। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपति राजू श्रीनिवास जी, हमारे माननीय मंत्री वाई सत्य कुमार जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय मधुकर जी, मंच पर उपस्थित आंध्र प्रदेश के अपने सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और यहां पर उपस्थित अपने सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश की कार्य समिति और हमारे सम्मानित सभी मंडल अध्यक्षगण, मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं। आज నేను ముందుగా ఇవాళ జరుగుతున్న आंध्र प्रदेश प्रजुलुक ना हृदय पूर्वक नमस्कारालु। मैं आंध्र प्रदेश की पावन धरती को नमन करता हूं। त्रिमुला के पवित्र वेंकटेश्वर स्वामी, सीमांचल के श्री वराह नरसिंह स्वामी, अल्लूर नरी सीताराम राजू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम साहस की इस पवित्र भूमि को भी प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच में संबोधन के लिए खड़ा हुआ हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उस भविष्य के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं 2047 के विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने वाला है। మిత్రులారా, నేను ఈ పవిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాలిడిన సందర్భంగా मैं शुरू से हमेशा कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता और के लिए नहीं, विचार को के लिए बनी है और विचारों को ही हम कहीं न कहीं अपनी ताकत मानते हैं। हम विचार की इस यात्रा को, त्याग की इस यात्रा को, तपस्या की इस यात्रा को राष्ट्र प्रथम की यात्रा के साथ जोड़कर काम करते हैं। నేను ఎవరినైతే ఇవాళ ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నానో పార్టీగా చూస్తుంది। ఇది కేవలం కొన్ని जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और हम कह सकते हैं कि हमारे श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन, आज तीनों मंत्र को आत्मसात करते हुए हमारे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन तीनों मंत्रों को एक साथ एक मंत्र में पिरोते हुए सुशासन, अंत्योदय और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी प्रबोधित आज जब हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं तो मैं इसलिए उन चीजों को स्मरण कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है, जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, उन संघर्षों को याद रखना है, उन संकल्पों को याद रखना है। मित्रों, जब हम चर्चा करते हैं अपने संघर्षों को तो कहीं न कहीं मुझे आज के दिन वेंकैया नायडू जैसे शख्सियत को भी याद करने का कहीं न कहीं कल मैं उनके कार्यक्रम में शिरकत किया। आज भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा शख्सियत भी है, ऐसा कार्यकर्ता भी है जो कहीं न कहीं
एक दीवार लेखन से अपनी जीवन को शुरू करता है, माइक्रोफोन लेकर बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रमों के लिए आह्वान करता है और वही कार्यकर्ता एक दिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। ये सौभाग्य भी इस राज्य के लोगों को मिला है, इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिला है। ఈ పార్టీ ఈ స్థాయికి వచ్చిన క్రమంలో చేసిన త్యాగాలను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, చేసిన పోరాటాలను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది। ఒక ఉదాహరణ చెప్పాల్సి, इसलिए इनकी चर्चा कर रहा हूं मित्रों कि जहां हमें लंबी दूरी के लिए आगे बढ़ना है, भारत के विकास को, भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है, वहीं कहीं न कहीं अपने जड़ों को भी ध्यान में रखना है। और मैं इसलिए आज कहता हूं कि जो कार्यकर्ता आज यहां बैठा है, आज मुझे पीवीएन माधव जी ने और उनकी टीम ने जिस प्रकार से जानकारी दी कि आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन चाहे वो मंडल से लेकर जिला और प्रदेश तक का हो, उसको लगातार मजबूत करने में एक एक कार्यकर्ता लगा है। और आज पूरे 965 मंडल के अध्यक्ष यहां उपस्थित होकर भाजपा के विकास को, भारत के विकास का संकल्प लेने वाले हैं। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं। ఈ క్రమంలో समय था जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हुए थे और लोगों ने देश और दुनिया में सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अब शुरुआत में ही समाप्ति का दौर है। लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने, उस कालखंड के हमारे नेतृत्वकर्ता ने संघर्ष को, परिश्रम को अपनी ताकत बनाया और आज हम कह सकते हैं कि हमने उस समय संघर्ष को चुना, हमने संगठन को गढ़ने की संकल्प लिया और जनता के बीच में जाने का जो रास्ता तय किया। आज कहीं न कहीं वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में 22 राज्यों में हमारी सरकारें हैं और दिल्ली में भी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। मित्रों, ఒకానొక సమయం ఉండేది, మనం आज के दिन मैं वैसे सभी हजारों कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिनके तप, त्याग और परिश्रम के बल पर यह परिणाम हमें देखने को मिला है। मित्रों, ఇవాళ నేను అనేక మంది త్యాగాలు చేసిన కార్యకర్తలు 2024 के चुनाव में 25 लोकसभा में से 21 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली, 175 में से 164 सीटें विधानसभा में मिली। कहीं ना कहीं ये पूरा आंकड़ा हमें और संघर्ष के लिए संकल्पित करता है। मैं पहले इस पूरे परिणाम के लिए पूरी प्रदेश की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं ये बात का भी आपको संकल्प कराता हूं कि ये जीत हमारे लिए चुनौती है, ये जीत हमारे लिए जिम्मेवारी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हमारा जो गठबंधन भाजपा, तेलुगु देशम और जनसेना के साथ मिलकर है, कहीं न कहीं आज विकास की योजनाओं को, विकास के संकल्प को आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, आदरणीय पवन कल्याण जी, हमारे नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। यह गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं, ये विकास के नए अध्याय की शुरुआत है जो इस राज्य की जनता के लिए विकास के साथ सेवा के भाव से हम आगे बढ़ा रहे हैं। మనం రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం मित्रों, जहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता इस एनडीए गठबंधन की सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हमें सरकार की योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को और पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के साथ सीधे संवाद के रूप में लेके जाना है। और हम मानते हैं कि जनता के साथ हमारा संवाद, संपर्क और संबंध बना रहेगा तो हम लगातार भारत के विकास में और भाजपा के विकास में सफल होते रहेंगे। కార్యకర్తలుగా మన బాధ్యత, जहां हमने सत्ता जरूर पाई पर हमने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। यही असली भाजपा की पहचान है और इसी पहचान के साथ भारतीय जनता पार्टी आज लगातार पूरे देश में काम कर रही है। మనం అధికారం కోసం కాదు, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से केवल विकास की योजनाओं का शिलान्यास नहीं, विकास की योजनाओं का उद्घाटन भी हो रहा है। कल ही मैं जब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उतरा तो उस भव्य एयरपोर्ट को देखने के बाद ये जरूर संकल्प हुआ कि हमारी सरकार केवल शिलान्यास ही नहीं करती, उद्घाटन भी करती है और योजनाओं को क्रियान्वयन तक संकल्प के साथ पूरा करने का काम करती है। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం
కేవలం భూమి పూజలకు పరిమితమయ్యే పార్టీ కాదు. मुझे मालूम हुआ कि आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमरावती के लिए पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैकेज के साथ योजनाओं को देना, चाहे रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पुत्तापट्टी का भारत में 5वीं पीढ़ी का AMCA स्टेट फाइटर जेट का इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेंटर हो, ऐसे कई बड़े योजनाएं सरकार केंद्र की तरफ से इस राज्य के विकास में लगातार जोड़ने का काम हमारे नेतृत्वकर्ता कर रहे हैं. గౌరవనీయులు मैंने इसलिए इन योजनाओं की चर्चा की. ऐसे कई और योजनाएं हैं. मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश को तेज गति से विकास का ताकत डबल इंजन की सरकार से मिल रहा है, कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश पूरे देश में एक अलग राज्य जो विकास के पैमाने पे आगे बढ़ रहा है. मित्रों, ये कहीं न कहीं हम सबको साझा प्रयास है और इस प्रयास को हमको और भी आगे लेके जाना है. जनता के साथ सीधे संवाद के साथ जुड़ना है, तभी कहीं न कहीं हम सरकार की योजना को सफलतापूर्वक लागू कर पाएंगे. పెద్ద ఎత్తున ఏర్పడి आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको भी हम सबको ध्यान रखना है. एक ऐसी मानसिकता वाले विपक्ष हमारे सामने बैठा है जो कहीं न कहीं इस देश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है. और मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार का रवैया विपक्ष का संसद में रहा और जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस के नेताओं ने 15 अगस्त के दिन दिखाया, कहीं न कहीं देश का लोकतंत्र को कहीं न कहीं अपमानित करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के साथियों ने किया है. అదే సమయం नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए किया है, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए ये विषय है. और हम आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से कहते हैं, हम कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने मर्यादाओं, अपने संस्कार से जाने जाते हैं, लेकिन विपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उसको अपनी मर्यादा और शब्दों में भी हमें जनता के बीच में करारा जवाब देना है. मित्रों, ఏ దేశంగానైతే మొత్తం త్యాగం చేసి ఎటువంటి స్వలాపేక్ష లేకుండా ఈ దేశ అభివృద్ధి కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేస్తుంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉంటున్న రాహుల్ గాంధీ గారు అత్యంత బాధ్యత రాహిత్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఎటువంటి పద ప్రయోగం వాడుతున్నారో, దాని తర్వాత కేవలం ప్రధానమంత్రి గారిని అఘోరపరచడమే కాకుండా ఈ దేశంలో ఉంటున్న ప్రజల్ని అఘోరపరుస్తున్నారో విషయాన్ని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన పని కూడా మనమే చేయాలి. उनके शब्द, उनके भाषा कहीं न कहीं उनके संस्कार को दिखाता है. और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, कहीं न कहीं उनकी हताशा और निराशा जो लगातार देश में विकास की योजनाएं हो रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आज विश्व के पटल पर आगे बढ़ रहा है, आज इन हताशा और निराशाओं से ये शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं. लेकिन मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को भी स्पष्ट रूप से आंध्र प्रदेश की धरती से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत और शिद्दत से आपके इन शब्दों का करारा जवाब देगा और जनता के बीच में जाकर एक संकल्प के साथ पूरी बातों को रखेगा. इन विपक्ष के नेताओं का एजेंडा ही केवल अपना है. हम जब राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं और सेल्फ लास्ट की बात करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के लिए सेल्फ फर्स्ट है और राष्ट्र लास्ट है. मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों, ये उस राजनीति के उपज हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति से, इस देश के भूगोल से, इस देश के इतिहास के साथ केवल खेलने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया है. వారు మాడుతున్న భాష, వారు వాడుతున్న పదాలు వారి సంస్కారాన్ని తెలియజేస్తాయి. మనము దేశం అన్నిటికన్నా దేశం ప్రభుత్వము స్వార్థం తర్వాత చిట్ట చివరిదని మనం మాట్లాడతాం. కానీ వారికి సంబంధించిన వరకు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం నా స్వార్థం, దేశం ఏమైపోతే నాకెందుకు అనే భావనలో ఉంటారు. जब कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, जब नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में विकास की योजनाएं दिखती हैं, जब हमारे बॉर्डर पे हमारा गांव प्रथम गांव के रूप में नजर आता है, तो ये विपक्ष के साथियों को ये पसंद नहीं आता है. దేశంలో అనేక ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కానీ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కానీ, లేదా ఎక్కడ చూసినా మన త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడుతున్నా కానీ, లేదా అన్ని వర్గాలకు సమానమైన న్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఇది ప్రతిపక్షాలకు రుచించడం లేదు. దేశం ముందుకు పోతుంటే వారు సహించలేకపోతున్నారు. इसलिए मित्रों, हमें अपने संकल्प पर विश्वास करना है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का लीजिए, एक समय इस देश में 2 लाख करोड़ से भी कम का इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा प्रोजेक्ट होता था। आज 8 लाख करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। आज देश सेमीकंडक्टर, आईटी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करेंगे, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज मैं आपके राज्य के हर जिले के अलग अलग प्रोडक्ट को देख रहा था, और जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा एग्जीबिशन लगाया गया, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के सपनों का जो योजनाएं हैं उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इवाला मैं आज सभी जिला अध्यक्षों को, उनकी पूरी टीम को आज के एग्जीबिशन के माध्यम से जो आपने अपने कार्यक्रमों को, अपने क्षेत्र के विशेष चीजों को जिस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से हमें पूरे लोगों को समझाने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश की भाजपा की टीम निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रधानमंत्री के सपनों को भी पूरा करेगी और आंध्र प्रदेश की जनता के सपनों को भी पूरा करेगी। నేను ఆ కౌంటర్లో చూసి लेकिन मित्रों, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को भी हमें देखना होगा। एक तरफ ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब के कार्यकर्ता फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करते हैं, लेकिन एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी इस देश में काम कर रहा है, जो उसको हम कह सकते हैं कि केवल ऐसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करता है जहां पर विकास की बात हो, जहां विश्वास की बात हो, जहां पर देश को आगे लेके चलने की बात हो। लेकिन हम इस विपक्ष के साथियों को कहीं न कहीं आज की जो परिदृश्य उन्होंने उभारी है, इस पर निश्चित रूप से करारा जवाब देने का समय है। आज का युवा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, हम हमेशा मानते हैं कि युवा का मतलब सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला युवा, जो देश के विकास में, अपने भविष्य के निर्माण में हमेशा संकल्पित रहता है। ఇతర దేశంలో యువతే ఈ దేశ భవిష్యత్తు నిర్మాణం ఎన్నో भारत का युवा वो युवा है जो आज स्टार्टअप के माध्यम से केवल जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्टार्टअप हो, यूनिकॉर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं युवा आज भारत के भविष्य के निर्माण के लिए अपने आप को आगे लेके चल रहा है, और यही युवा भारत का निर्माण करेगा। जो लोग युवाओं को अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि कश्मीर में जब युवा पत्थर फेंकता था, उसको युवा नहीं, जो रणजी विजेता होता है वो युवा कहलाता है। मित्रों, आज खेलो इंडिया के माध्यम से देश का युवा भारत के लिए पदक जीत के ला रहा है। हमें वो भारत के युवाओं की पहचान बनानी है। हमें अपने युवाओं को रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर्स के लिए नए नए आयाम के साथ जोड़ना है। मित्रों, इसलिए हम युवाओं के बीच में चर्चा और संवाद के साथ जाएंगे। ఇవాళ దేశంలో యువత చాలా भारत के युवाओं को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए नए अवसर दिए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग आयाम के माध्यम से हो, मैं मानता हूं कि आज जहां हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, चाहे अन्य आयाम की बात करते हैं, आज अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर हमारी सरकार लगातार दे रही है। मेरा ये मानना है कि आज के इन युवाओं को हमको दिशा देने की आवश्यकता है, और जो युवा चर्चा करना चाहते हैं उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि आज नया युवा वर्ग सोशल मीडिया पे आया है, और उन युवा वर्ग के साथ भी हमको संवाद करना है, संपर्क करना है और संबंध के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस युवा वर्ग को निश्चित रूप से हमें एड्रेस करना है, उनकी समस्याओं के साथ, उनके चिंताओं के साथ। ఈనాటి मैं आज इसलिए आप सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों से यह आह्वान करने आया हूं कि आइए, चलिए हम समाज के हर वर्ग से जुड़ेंगे। हमारा एक ही पक्ष है, राष्ट्र का पक्ष। हमारा एक ही परिवार है, भाजपा का परिवार। हमारा एक ही उद्देश्य है,
आंध्र प्रदेश के हर नागरिक का विश्वास जीतना, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है मित्रों, क्योंकि हम उस विकसित भारत के जो सपने को साकार करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को भी उसी प्रकार से मजबूती से संगठन के हर निचले पायदान पर खड़ा करना है और आंध्र प्रदेश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। आंध्र प्रदेश। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सत्ता मिलना आसान होता है, सत्ता को में रहकर गठबंधन धर्म को निभाते हुए, जनता के साथ संवाद करते हुए, संगठन को और मजबूत बनाते हुए हमें निरंतर भाव से आगे बढ़ना है। इसलिए मित्रों, संगठन के इस समय में सत्ता को जरूर मिली है, पर इसको हमारा साध्य बनाकर पूरी तरह से जनता के बीच में विकास की योजना, उनके सेवा के भाव से हमें जाना है। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और विस्तार और मजबूती दे। पीवीएन माधव जी ने जो नवाचार शुरू किया है, वो नवाचार हर जिले और मंडल तक के कार्यकर्ता तक पहुंचे, ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। అదే సందర్భంగా వీటిని మనం కొనసాగించాలంటే ఆ విధంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది। రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ గారు ఒక मैं अपने सभी पार्टी के पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों से आग्रह करता हूं कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत। हमारा एक ही लक्ष्य संकल्प होना चाहिए, विकसित आंध्र प्रदेश। हमारा एक विश्वास होना चाहिए, भाजपा को निरंतर विजय की ओर लेके चलना। मैं आप सबके माध्यम से भाजपा के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए आइए हम सब मिलकर एक भाजपा की टीम के रूप में एक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारा जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एक कड़ी में जुड़ जाएं और भाजपा के विकास के रथ को और आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सबको जय श्री राम। మన అందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి, అది వికసిత భారత్ కావాలి। మన అందరి విశ్వాసం